Assalamu alaikum. Welcome back to my channel again, English with Maruk, and you people are listening to Maruk. So let's start our today's lecture. उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे और आप ठीक होंगे इसलिए तो आप वीडियो देख रहे होंगे। तो अब है पढ़ने का टाइम, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है। जो टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के, ठीक है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन है वो मैंने एक पहले वाली वीडियो में बना दिया है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको लास्ट पे दे दूंगी ऊपर, या फिर आपको टैग में शो हो जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक और इसका कॉन्सेप्ट है मेजर लोगोसेंट्रिज्म, ठीक है। वो इस वीडियो में भी वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पर एक सेपरेट मैंने ब्रीफ लेक्चर बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 4 5 6 इसके कॉन्सेप्ट हैं वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, द सेकंड वन इज मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस एंड एपोरिया ट्रेस एंड डिफरेंस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है। ओके, लेट मी चेक माई मार्कर। ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए, ठीक है। रीड हमने इसको सेम से करना है, ठीक है। हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंस दोनों सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा फर्क बताने के लिए, ठीक है। एक हम डिफरेंस कहते हैं ना कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको इस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस बताने के लिए इसे डिफरेंस पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन हम दोनों को सेम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए मेंशन करना था मैंने। ओके, सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस नाम से कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। और जो कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कुछ हमने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड है सारा। तो क्या आपको पहली लाइन से ही ये इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मेटाफिजिक्स को हम क्या कहते हैं, लोगोसेंट्रिज्म भी कहते हैं, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है। लोगोसेंट्रिज्म और मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस दोनों सेम है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, डेरिडा का, ठीक है। जैक्विस डेरिडा का ये कॉन्सेप्ट है। द टर्म मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी थ्योरी, पर्टिकुलरली इज इन द वर्क्स ऑफ जैक्विस डेरिडा, अ प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसफर, ठीक है। फ्रेंच फिलोसफर है। इनकी थ्योरी में और फिलोसफी में एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, और वी कैन से लोगोसेंट्रिज्म, ठीक है। दिस इज द टेंडेंसी टू कंसीव। अब हम देखते हैं कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस या लोगोसेंट्रिज्म है क्या। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कंसीव करना, समझना एक फंडामेंटल philosophical concepts such as truth, reality or being in terms of ideas such as presence, essence, आइडेंटिटी एंड ओरिजिन, ठीक है। लोगोसेंट्रिज्म और मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एक फंडामेंटल फाउंडेशन क्रिएट कर लेना, कोई ट्रूथ, कोई रियलिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी लोगोसेंट्रिज्म वाली वीडियो में कि हम किस पे बिलीव करते हैं, जो एक मेजर ट्रूथ है हमारे लिए, लाइक गॉड इज वन, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक मेजर रियलिटी है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न एरा में जब हमारे पास लेट 20th सेंचुरी में ये वाली थ्योरी आई थी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इनमें क्या था, हमारे जो बिलीफ थे वो शैटर्ड हो गए थे। हमारे नहीं, जो उस एज के लोग थे उनके बिलीफ शैटर्ड हो गए थे। दे वर लिविंग अ निहिलिस्टिक लाइफ, दे वर नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। उनको किसी चीज़ पे कोई बिलीव नहीं था, उनके पास उनके लिए कुछ रियलिटी नहीं था, कुछ ट्रूथ नहीं था। हर किसी का अपना अपना ट्रूथ था, अपनी रियलिटीज़ थी, ठीक है। कोई भी एक फंडामेंटल एक बेसिक बात पे अग्री नहीं करता था, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती थी। एंड इन द प्रोसेस टू इग्नोर द क्रूशियल रोल ऑफ एब्सेंस एंड डिफरेंस, ठीक है। हमने अभी इसमें एब्सेंस और डिफरेंस को नहीं देखना कि हर किसी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, कि कोई एक बात नहीं मानता तो दूसरे के पास उसका आइडिया नहीं है, वो कोई और बात मानता है, ठीक है। अभी इन चीज़ों को ना देखें, बस ये देखें तो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस ये है कि कोई भी फंडामेंटल फिलोसफी यानी कि कोई ट्रूथ मान लेना, किसी चीज़ को रियलिटी मान लेना, कोई बेसिक पर्सनालिटी पे फोकस करना, किसी की वैल्यू होना उसमें। अब देखिए सोसाइटी में किसकी वैल्यू है, रिलीजन की, ठीक है। रिलीजन पे कितने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो तब के लिए ये सारी रियलिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा था। ख़त्म करने वाला सीन हम बाद में पढ़ेंगे डीकंस्ट्रक्शन में। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंस, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, लोगोसेंट्रिज्म, जब लोग बिलीव करते थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। और डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट दे के इसको डिनाई किया है, ठीक है। वो कहता है नथिंग इज फिक्स्ड, देयर इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बात बता दी है, डेरिडा इस कॉन्सेप्ट को, लोगोसेंट्रिज्म को डिनाई करता है। वो बस इसको डिफाइन करता है कि ये चीज़ है, एक फंडामेंटल एक बेसिक ट्रूथ है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट इट्स कोर द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस सेंटर्स अराउंड द, कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या है, कि ये सेंटर है कि एक असेंशियल फिक्स्ड स्टेबल ट्रूथ और रियलिटी है। इट एज्यूम्स दैट देयर आर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और स्टेबल एसेंस।
ओके, सो वे वी आर ओके ओके ओके। तो एक असेंशियल जो फिक्स ट्रूथ होता है, स्टेबल रियलिटी होती है और ट्रूथ होता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, मैंने वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है, आप लोगोसेंट्रिज्म वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस। ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस देखने में और सुनने में कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। The term metaphysics of absence is a concept that emerged in response to the critique of metaphysics of presence। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जैक्विस डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट दिया मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का, लोगोसेंट्रिज्म का, लेकिन ये देने के बाद उसने खुद ही इसको क्रिटिक किया, क्रिटिसाइज किया और इसको डिनाई कर दिया। फिर इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? डीकंस्ट्रक्शन का, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी डेरिडा ने दिया है और वो इसी की साइड लेता है। आपने पढ़ा होगा कि डेरिडा की थ्योरी है और वो इससे इस बात पे एग्री करता है डीकंस्ट्रक्शन के, हर चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा डीप तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक बार फिक्स नहीं मान लेना चाहिए, जो कि हम लोगोसेंट्रिज्म में करते हैं। ठीक है, तो इन द मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस देयर इज अ रिकग्निशन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन एंड इन इज इनसफिशिएंसीज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस में क्या किया क्रिटिक्स ने? उन्होंने पहचाना कि हमारे टेक्स्ट में अगर हम देखें कि टेक्स्ट का देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ एक मीनिंग है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। तो इस बात से टेक्स्ट कितना लिमिट हो गया है, इसकी कितनी ज़्यादा लिमिटेड हो गया ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कितनी सारी लिमिटेशंस आ गई हैं और इन वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। इनसफिशेंसीज का मतलब होता है इनसफिशेंट होना, ना काफ़ी मीनिंग। ठीक है, अगर हम वही मीनिंग देखें जो एक ऑथर ने एक टेक्स्ट लिखते हुए सोचा था और टेक्स्ट में उसने दे दिया, तो कितना लिमिटेड मीनिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है और थॉट फुली ग्रैस्प एंड रिप्रेजेंट रियलिटी, तो ये गलत बात है। हम कभी भी एक चीज़ को फुली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट एम्फसाइज, तो एब्सेंस ने आइडिया क्या दिया? इट एम्फसाइज द आइडिया दैट मीनिंग एंड ट्रूथ आर नेवर फुली प्रेजेंट और कंप्लीटली नॉन। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी आइडिया या किसी ट्रूथ को फुली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रूथ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हर इंसान के लिए ट्रूथ कुछ और है, मार्क्ड बाय एब्सेंस, गैप्स एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट प्रेजेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, हर जगह पे कोई ना कुछ एब्सेंट है, कुछ गैप्स हैं, हर टेक्स्ट थोड़ा सा जो होता है मुश्किल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं कर, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज फिक्स्ड इन दिस टेक्स्ट, इसका बस यही मीनिंग हो सकता है। नो, देर इज समथिंग एब्सेंट, देर इज समथिंग अ गैप इन दिस टेक्स्ट। ठीक है, देर इज समथिंग इम्पॉसिबल मीनिंग दैट कैन बी क्रिएटेड थ्रू दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है जिससे बहुत सारे मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद एम्यूनल लेविनस, ठीक है, इन्होंने भी मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस यानी कि डिकंस्ट्रक्शन पे थोड़ी सी बात की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया दी अदर का। उन्होंने कहा कि अदर मीनिंग्स भी होते हैं। इट एक्नॉलेजेस द परपिचुअल प्ले ऑफ मीनिंग। उन्होंने कहा कि एक कंटिन्यूस प्ले है मीनिंग का, मीनिंग चेंज होते रहते हैं। द डिफरल ऑफ द सिग्निफिकेशन, उन्होंने कहा कि डिफरल एक मीनिंग दूसरे पे डिपेंड करता है। द रिकग्निशन ऑफ द रेडिकल अल्टरेटी ऑफ द अदर। ठीक है, रेडिकल अल्टरेटी मतलब अल्टरनेटिव मीनिंग, दूसरा मीनिंग होना, एक अदर मीनिंग होना। हर वर्ड का एक को बहुत सारे मीनिंग से मिलके बनता है और कभी भी फिक्स नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट दिया था अदर का रिलेट करके मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस के साथ। किसने? हमें लेविनस ने। ठीक है, एम्यूनल लेविनस ने। तो ये हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट था। ओके जी, तो आपने देखा कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस और मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस कितने इजी थे और नाम से कितने मुश्किल लग रहे थे। एक डिकंस्ट्रक्शन है, दूसरा लोगोसेंट्रिज्म है। उसके बाद हम आ जाते हैं एपोरिया एंड ट्रेस पे। द टर्म एपोरिया इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग इम्पेस और डिफिकल्टी। ठीक है, किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी होना, कन्फ्यूजन होना, perplexing मीनिंग होना। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ फिलोसफिकल अनसर्टेनिटी। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में एपोरिया का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी, किसी टेक्स्ट में अनसर्टेनिटी होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, डाउट होना, ब्रेकडाउन इन लैंग्वेज और मीनिंग। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा शेक्सपियर की प्ले में टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, कि हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी, करूँ या ना करूँ। ठीक है, क्या करना चाहिए जब वो हैमलेट सोचता है। तो ये एक तरह का एपोरिया था। वहां पे हम इन दोनों को रिलेट करके पढ़ते हैं। वहां पे एक ट्रेस क्रिएट हो गई, करूं या ना करूं। ठीक है, अगर वो करेगा तो जो ना करे वाला है वो खाली रह गया। ठीक है, उसने नहीं किया। अगर वो नहीं करेगा, टू बी और नॉट टू बी, अगर उसने नॉट टू बी उसने नहीं किया, तो जो अगर वो कर लेता तो वो वाली जगह खाली रह गई। ठीक है, एपोरिया होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना,
कन्फ्यूजन कब क्रिएट होती है? जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने एक ऑप्शन ले लिया तो दूसरा ऑप्शन एक ट्रेस, एक शेडो रह गया जो हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। जैसे आप हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताया था, उसमें उसकी एक पोइम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन, मैंने वो रास्ता नहीं लिया। अब उसने कौन सा रास्ता नहीं लिया? उसके पास दो ऑप्शन थे, देयर वाज अ टू पाथ एंड ही सेलेक्टेड द वन ऑफ देम, ठीक है, एंड द अदर वन वाज अ ट्रेस। वो एक ऐसा पाथ था जो एक शेडो रह गई, बस उसको नहीं पता वहां पे क्या हुआ होगा क्या नहीं, वो वहां पे नहीं गया। तो एपोरिया होता है अनसर्टेनिटी, कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ओपोजिशन क्रिएट करना किसी भी टेक्स्ट में। डेरिडा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू हाईलाइट द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसने बताया कि टेक्स्ट में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। हर रीडर कहता है कि मुझे ये टेक्स्ट पढ़ के ऐसा लग रहा है, तो दूसरा कहता है नहीं, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। तो दोनों की आइडियाज में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, तो लैंग्वेज की लिमिटेशन खत्म हो गई। लैंग्वेज इज नॉट लिमिटेड, लैंग्वेज इज अ वेरी वास्ट टर्म, लैंग्वेज इज अ बीइंग इन हिमसेल्फ, ठीक है, इन इटसेल्फ। लैंग्वेज के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक सिंगल लेटर, एक सिंगल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीनिंग मीडियम। उसने कहा कि लैंग्वेज कोई भी इजी मीडियम नहीं है फॉर कन्वेइंग मीनिंग, बट रादर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लैंग्वेज का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, डैट गिव राइज टू एम्बिग्विटीज, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। वो फ्रेडरिक नीत्शे जो है एक फिलोसोफर, उसकी हमने प्ले पढ़ी, वो पढ़ी है ना कोटेशन, देयर इज नो ट्रूथ ओनली इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, कुछ भी ट्रूथ नहीं है, हर चीज की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। तो वही एपोरिया है, कंफ्यूजन क्रिएट करना टेक्स्ट में। और जो चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली वो तो बच गई, लेकिन जो चीज़ रह जाती है, जो ट्रेसेस, जो गैप्स टेक्स्ट में रह जाते हैं, ऐसी बातें जो हिडन रह जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ड्रामा में देखते हैं 5 साल गुजर गए और वो मर गया, तो वो एक हिडन स्टोरी रह गई, वो कैसे मरा हमें थोड़ी पता है, हम तो बस सोच रहे होते हैं ओके ये हो गया, ठीक है, देन वी आर वॉचिंग अनदर सीन, ठीक है। तो वो ट्रेसेस रह जाते हैं जो कि एपोरिया की वजह से क्रिएट होते हैं, कंफ्यूजन की वजह से कुछ बातें हिडन रह जाती हैं। द ट्रेस रिफर्स टू द नोशन दैट मीनिंग इन लैंग्वेज इज नेवर फुली प्रेजेंट बट ऑलवेज डेफर्ड। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि मीनिंग कभी भी फुली प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, मीनिंग जो है वो डेफर्ड होते हैं, एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करती है। अब डिपेंड कैसे? हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे थे, बेसिकली एक टेक्स्ट से जब एक बुक लिखी जाती है उससे से ड्रामा बनता है, ठीक है। हम एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें से 5 साल गुजर गए, तो अब उसमें से डिपेंड क्या है, हीरो मर गया, उस जो 5 साल गुजर गए उसमें हीरो मर गया, ठीक है। तो अब हीरोइन किसी और के साथ है, तो हीरोइन जो किसी और के साथ है वो सिचुएशन किस पे डिपेंड करती है? उस ट्रेस पे जो हमने छोड़ दिया जिसमें हीरो की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो मीनिंग ऑलवेज डेफर्ड, एक मीनिंग दूसरे पे डिपेंड करता है, एक सिचुएशन दूसरे पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कल्चर, रिलीजन एंड द सिचुएशन ऑफ दैट करेक्टर, ठीक है। तो लिविंग बिहाइंड अ मार्क और ट्रेस, कोई ट्रेस छोड़ते हुए, मार्क या ट्रेस क्या था? जिसमें हीरो की डेथ हो गई तो वो हमारे पास एक मार्क था। इसी तरह से एम्पोरिया होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना, और कंफ्यूजन क्रिएट करने से जो सिचुएशन बच जाती है एक सेलेक्ट हो जाती है और जो बच जाती है वो ट्रेस होता है, ठीक है। अब ये सारे रिलेट कैसे करते हैं? ओके, ये लास्ट स्लाइड है डिफरेंस की, ठीक है। हम पहले ये पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस भी बताऊंगी, इन सब का रिलेशन बताऊंगी और आपको डिफरेंस बताऊंगी पोस्ट मॉडर्निज्म में और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, क्योंकि हमने देखा होगा दीज थेरीज आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लियर किया इसको। ओके, तो ये आपने हर बार पढ़ा होगा, मैंने आपको इतनी बार हर थ्योरी में बता दिया है। डेरिडा इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट डिफरेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है, फ्रेंच का वर्ड है डिफरर, जिससे ये डिफरेंस और डेफरल बना है। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्स्टेंट डेफरल ऑफ मीनिंग, डेफरल यानी कि डिपेंडेंसी, कॉन्टेंजेंसी ऑफ द मीनिंग एंड द इंटरप्ले ऑफ सिग्निफायर इन लैंग्वेज। इंटरप्ले मतलब कि प्ले एक सिग्निफायर्स का, हमने पढ़ा है ना कि लैंग्वेज एक चेन ऑफ सिग्निफायर्स है, एक सिग्निफायर सिग्निफाइड नहीं बन जाता डायरेक्ट, एक सिग्निफायर से बहुत सारे सिग्निफायर रिलेट करते हैं। सो द लैंग्वेज इज ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब लैंग्वेज एज द चेन ऑफ सिग्निफायर्स, ठीक है, चेन ऑफ आइडियाज, एक आइडिया से दूसरा आइडिया आता है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनता है, बिकॉज मीनिंग्स आर कंटिजेंट, मीनिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डिफरेंस इज अ टर्म दैट डेरिडा coins ऑन द बेसिस ऑफ द पन, ठीक है। पन क्या होता है? प्ले ऑफ वर्ड्स, प्ले ऑफ लैंग्वेज इन द फ्रेंच लैंग्वेज मेक पॉसिबल, द पन इज पॉसिबल बिकॉज द फ्रेंच वर्ड डेफरर कैन ऑल्सो मीन्स डिफर और डेफर, क्योंकि उन्होंने कहा कि पन बहुत इजी है डिफ्रांस में, क्योंकि डिफ्रांस एक फ्रेंच वर्ड है जो कि किससे बना है? डेफरर से। डेफरर, फ्रेंच वर्ड डेफरर से डिफ्रांस बना है, जिसका मतलब डिफर भी है
और डेफर भी है जो कि डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, सिचुएशन पे, कि कौन से हालात हैं। आप मीनिंग को एक मीनिंग से डिफरेंट करना चाह रहे हैं, यू वांट टू से ब्लैक, अभी ब्लैक लिखा है, सो यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द ऑपोजिट दैट इज वाइट, ठीक है, आप उससे वाइट बनाना चाहते हैं, आप किसी को वाइट कहना चाहते हैं, तो आपने डिफर कर दिया, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, यू कैन से ही इज नॉट वाइट, ही इज द डार्क ब्राउन, नॉट ब्लैक, ठीक है, वो ब्लैक भी नहीं है, वो डार्क ब्राउन है, ठीक है, तो वो डिफर हो गया क्योंकि ब्लैक ने डिपेंड किया ब्राउन पे, डायरेक्ट उसने ओपोजिशन नहीं क्रिएट की, उसने थोड़ा सा रिलेटेड मीनिंग उसी से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो डेफरर एक पन है, एक प्ले ऑफ वर्ड है, जिसके दो मतलब हैं, डिफर और डेफर। अब ये हमारी मर्जी है, हमने मीनिंग को डिफर करना है ऑपोजिट या डेफर थोड़ा सा ऑपोजिट, ठीक है। डिफरेंस रिफर टू द इनहेरेंट डिफरेंस एंड डेफरल। अब हमारी मर्जी हमें डिफरेंस करना है या डेफरल करना है ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज वेयर द मीनिंग ऑफ वन सिग्निफायर इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, ठीक है, सॉरी, दिस इम्प्लाइज दैट मीनिंग्स आर ऑलवेज डेफर्ड, जिसका मतलब ये है कि मीनिंग हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को रेफर कर रहे होते हैं कि इससे ये वाला मीनिंग भी आ सकता है, इससे ये वाला भी, नेवर फुली फिक्स्ड, कभी भी फुली फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। हमने पढ़ ली अपनी सारी स्लाइड्स, ओके, तो मुबारक हो आप सबको, हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, लिंक मैं आके दे दूंगी। लेकिन अब आप देखिए हमने पढ़ा डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, एपोरिया, ट्रेस, लोगोसेंट्रिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लोगोसेंट्रिज्म का मतलब है एक सेंटर ट्रूथ होना, जो कि हमें टेक्स्ट में लिख दिया गया है हमारी बुक्स में, ठीक है। हम रिलीजन गॉड को छोड़ के हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम टेक्स्ट में थेरीज पढ़ रहे हैं, तो हम टेक्स्ट की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लोगोसेंट्रिज्म का मतलब है एक सेंटर होना। डेरिडा ने इसको डिफाइन किया और इसको डिनाई कर दिया, उसने कहा कुछ भी फिक्स नहीं होता। उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया फिर मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, यानी कि डीकंस्ट्रक्शन का, टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ के पढ़ना, उसकी डीप एनालिसिस करना, हर तरीके से उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यानी कि एपोरिया, ठीक है। अब इसमें आ गया एपोरिया, इसमें रिलेशन आ गया एपोरिया का, कि इसमें जो भी एपोरिया, जो भी कंट्रडिक्शंस हैं, डाउट्स हैं, जो इसमें ट्रेसेस रह गए हैं, वो बात जो क्लियर है, कन्फ्यूजन में वो बात जो थोड़ी सी क्लियर है, और ट्रेस जो बात हमें बिल्कुल अनक्लियर है, ठीक है, उन चीज़ों को देखना डिकंस्ट्रक्शन में। जो मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, यानी कि जो मीनिंग एब्सेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, हर रीडर का अपना मीनिंग निकालना। डिफरेंस क्या होता है, हम ये देखना, अब हमने सब कुछ देख लिया कि क्या डिफरेंस है, कौन कहाँ एपोरिया है, कहाँ ट्रेस है, फिर ये देखना कि कौन सा मीनिंग दूसरे से बिल्कुल डिफर है और कौन सा डेफर है, कौन सा मीनिंग टेक्स्ट में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन सा बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग से टेक्स्ट बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो बेसिकली रिलेट करते हैं लैंग्वेज के साथ, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या डिफरेंस है, हमने डीकंस्ट्रक्शन को पोस्ट मॉडर्निज्म में भी पढ़ा, डिफरेंस को भी हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने लोगोसेंट्रिज्म को भी पढ़ा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली मॉडर्निज्म के बाद जो सारी करेक्टरिस्टिक्स थी उस सोसाइटी की, उस सोसाइटी में जो सब हो रहा था उसको डिफाइन करता है। अगर आपने पोस्ट मॉडर्निज्म वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था पोस्ट मॉडर्निज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में एक करेक्टरिस्टिक डीकंस्ट्रक्शन भी पढ़ा था, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन तो सेम है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली सिर्फ लैंग्वेज से रिलेट करता है, सिर्फ लैंग्वेज की थ्योरी है कि लैंग्वेज को किस तरह से रीड किया जाए, लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज को किस तरह से सर्च किया जाए, ये सारी टर्म्स, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो बहुत वास्ट एक मूवमेंट है जो कि कल्चर से, आर्किटेक्चर से, हमारा जो स्टाइल था, हमारी आर्किटेक्चर का स्टाइल था वो चेंज हो रहा था, हमारी आर्ट जो है वो चेंज हो रही थी, कहीं एब्सर्डिज्म पे लिखा जा रहा था, कहीं फुल ऑफ मीनिंग पे लिखा जा रहा था। अमेरिकन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, इतने सारे टाइप्स के हमारे पास लिटरेचर आ गए, किसी में फ्रेगमेंटेशन थी, हमने कितनी सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समहाउ एक थोड़ा सा पार्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया है हर थ्योरी में कि हमने जो लेट 20th सेंचुरी की मूवमेंट्स पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे समहाउ रिलेट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। एनीवेज ये हमारी वीडियो थी आज की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आज फिर 20 मिनट की हो गई है, सेकंड कहने लगी थी 20 मिनट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, लाइक कमेंट और शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। थ्योरी बिल्कुल टफ नहीं है, मुझे लगता था थ्योरी बहुत टफ है क्योंकि मैंने साथ साथ पढ़ा नहीं है, मैंने थोड़ा थोड़ा रीड किया है, तो ये इजी है, ठीक है। तो
तो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।